हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है भेदभाव। गुंजन जी केक और मिठाई आ गए या नहीं? मेहमान आने में सिर्फ 4 घंटे ही बचे। मेहमानों को किसी भी चीज की कमी नहीं रहनी चाहिए। दीनानाथ जी अपनी पत्नी गुंजन से बोले जा रहे थे। गुंजन जी बोली, हाँ हाँ, सारी मिठाइयाँ, केक, चॉकलेट सब कुछ आ गया है और आप भी बस खड़े मत रहिए, जरा फोन लगाए रंजना को। अब तक आई क्यों नहीं? अब रंजना भी आ जाए तो थोड़ी मदद मिल जाएगी। रंजना घर में प्रवेश करते हुए बोली, माँ जी मैं आ चुकी हूँ और चिंता मत कीजिए, बताइए क्या क्या करना है। गुंजन जी रंजना देखकर राहत की सांस ली और बोले, अच्छा हुआ तुम आ गई, वरना मैं अकेली सारी तैयारी कैसे संभालती। दीनानाथ जी बोले, भाई रंजना भी आ गई है, अब तुम सास बहू मिलकर सारी तैयारियां संभालो। सारांश का 10वां जन्मदिन है। सारांश रंजना के देवर दीपांश और देवरानी तनु का इकलौता बेटा है। बहुत सालों तक ये संयुक्त परिवार साथ में ही रहता था। अभी कुछ ही महीनों पहले ही जेठानी रंजना अपने पति शोभित और अपनी बेटी काव्या के साथ इस घर से अलग रहने चले गए। गुंजन जी बोली, रंजना में जलेबी का घोल तैयार करके रखा है, अब जब मेहमान आ जाए तो तुम इस घोल से गर्मा गर्म जलेबी बना लेना और मैं दूसरी तरफ गर्मा गर्म पूरियां तल दूंगी। बाकी छोले और पुलाव तैयार हो गए हैं। सलाद और चटनी भी मैंने काम वाली शांति से ही बनवा ली। शांति के बेटे को अचानक तेज बुखार आ गया था, इसलिए उसे अचानक ही घर पर जाना पड़ा, वरना शांति होती तो मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारे देवर दीपांश को अचानक मीटिंग में जाना पड़ा और तुम्हारी देवरानी तनु सारांश के लिए नए कपड़े खरीदने गई है। दरअसल पहले तनु ने सारांश के लिए ऑनलाइन कपड़े मंगवाए थे, मगर वे कपड़े आज ही सुबह आए हैं और तनु को वही कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं आए, इसलिए उसे अचानक कपड़े लेने जाना पड़ा और वह कह के गई है कि उसके बाद वे पार्लर से ही सीधा रेडी होकर ही बर्थडे में पहुंचेगी। देखो ना, आज सारांश के जन्मदिन पर दीपांश को मीटिंग पर जाना था, वरना वे होता तो मुझे और तुम्हारे बाबूजी को इतनी परेशानी न होती। मगर दीपांश कह रहा था कि माँ आप लोग सारी तैयारी कर देना, मैं सारांश के केक कटिंग पर तक आ जाऊंगा। आखिर घर का इकलौता बेटा है सारांश, हमारे घर का इकलौता वंश है। सासू माँ की मदद करते करते फिर से एक बार रंजना के हाथ रुक गए। आखिरकार फिर से सासू माँ ने वही बात दोहरा दी, जिसके कारण उसे इस घर में हमेशा के लिए अलग रहने जाना पड़ा। वह अतीत के गलियारों में खो गई। एकाएक उसे वह दिन याद आ गए जब उसकी बेटी काव्या का भी 10वां जन्मदिन था। मगर सासू माँ गुंजन जी को एक जगह सोफे पर जमकर बैठी ही रही, बीच में एक बार भी नहीं उठी और सारी तैयार रंजना को अकेले ही करनी पड़ी। और आज इस अधेड़ उम्र में भी सासू माँ का फुदक फुदक कर काम कर रही थी, क्योंकि उसके चहेते पोते का जन्मदिन जो है। गुंजन ने शुरू से ही दोनों बहू रंजना और तनु में भेदभाव किया। रंजना की शादी के 2 साल बाद तनु की शादी हुई। दोनों बहुएं सुंदर और समझदार थी, मगर तनु का रंग रंजना से कहीं ज्यादा गोरा था और उसका मायका ही बहुत अमीर था। गुंजन जी अपनी गोरी बहू तनु पर हमेशा इतराती, यहाँ तक कि कभी कभी रंजना के रंग पर टोंट भी कस देती और कहती, काश तुम्हारा रंग भी तनु जैसा होता तो मेरा सर फर्क से ऊंचा हो जाता, बिरादरी मेरे भी चर्चे होते और सब कहते, गुंजन जी लाखों में एक बहुएं लेकर आई हैं। तनु के लिए तो मेरी पसंद को आज भी सब दाद देते हैं। इसका मायका भी तो संपन्न है। मेरे छोटे बेटे की किस्मत तो बड़े बेटे से ज्यादा बुलंद निकली। रंजना जब माँ बनने वाली थी, गुंजन ने पोते होने की मन्नत ले रखी थी, मगर रंजना को बेटी वहीं 2 साल बाद देवरानी तनु ने एक बेटे को जन्म दिया। सारांश के जन्म के बाद गुंजन जी बहुत खुश हुई और बोली, मेरी दूसरी बहू ने घर को वारिस दे दिया। यही सब कारण थे जिस वजह से गुंजन जी की पहली पसंद हमेशा तनु ही रही और सासू माँ ने हमेशा से देवरानी से भी बहुत प्यार किया, क्योंकि देवर दीपांश की आमदनी बड़े भाई शोभित से ज्यादा और उसमें भी कोई शक नहीं था। जो बेटा माँ को प्यारा होता है उसके बच्चे बने ही प्यारे ही होते हैं। रंजना ने सारी बातों को नजरअंदाज करके अपनी किस्मत मान लिया। अब रंजना और उसका परिवार यहाँ तक साथ में रहे, तब तक गुंजन की जेठानी देवरानी में भेदभाव करती थी, अब उनके बच्चों में भेदभाव करने लगी। सारांश का एडमिशन एक बड़े स्कूल में करवा दिया गया,
जिसकी फीस लाखों में थी। और जब काव्या ने भी स्कूल में एडमिशन की जिद की तो रंजना ने अपनी सास गुंजन से बात की तो गुंजन जी बोली, अरे ये लड़की है, इतना इस पर पैसा लगाएंगे उसका क्या मतलब है। जानो तो इसे आखिर दूसरे घर ही है, कौन सा ये हमारे घर का नाम रोशन करेगी। सारांश तो हमारे घर का चिराग है, आखिर वे तो हमारे घर का नाम रोशन करेगा, हमारे कुल को आगे बढ़ाएगा। अब भेदभाव इस चीज में होने लगा। सारांश के लिए बड़ी चॉकलेट, रंजना की बेटी काव्या के लिए छोटी चॉकलेट। घर के हर तीज त्योहार पर सारांश को ज्यादा पैसे देना और काव्या को कम। ये सब अब काव्या को भी नजर आने लगा था, क्योंकि वक्त के साथ साथ दोनों बच्चे बड़े होते रहे थे ना। एक दिन रक्षाबंधन के मौके पर जब दोनों जेठानी देवरानी अपने अपने मायके जाने के लिए निकली ही थी कि गुंजन जी ने बहुत सारे गिफ्ट सारांश को देते हुए कहा, ये लो बेटा, नानी के घर खाली हाथ नहीं जाते। जब काव्या बोली, दादी सारांश को इतने सारे गिफ्ट और मुझे कुछ नहीं दिया, तब गुंजन जी बोली, अरे तू ठहरी लड़की जात, तो क्या करे गिफ्ट का। सारांश इस घर का इकलौता वंश है, सारांश की वजह से तो ही कल को हमारे खानदान का नाम रहेगा, समझी। और जा तू तो अपनी नानी से उपहार मांगना, वैसे भी आज रक्षाबंधन है तो तुम नानी के घर से उपहार मिलेंगे। रंजना को गुंजन जी की ये सारी बात बहुत ही बुरी लगी, पर बेचारी क्या करती, कभी भी वे अपनी सास को पलटकर जवाब नहीं देती थी, मगर अब ये सारी बातें उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। अपने और तनु के किए गए बर्ताव को रंजना बर्दाश्त कर लिया, मगर काव्या और सारांश से भेदभाव अब उसे बर्दाश्त न हो पाता। सारांश ने तुरंत उसके सारे उपहार में से एक उपहार निकाला और काव्या को देते हुए कहा, दीदी ये लो मेरी तरफ से आपका ये गिफ्ट, आप मुझे आज राखी बांधी थी ना। सारांश काव्या से 2 साल छोटा था, मगर फिर भी वे अपनी दादी गुंजन जी से ज्यादा समझदार था। काव्या एक उपहार से खुश तो हो गई, मगर अब दादी के लिए दिल में नफरत बढ़ने लगी, क्योंकि काव्या अपनी दादी को सारांश को चुपके से उपहार देते हुए भी देखा था, ये कहते हुए कि सुना था कि काव्या को किसी को मत दिखाना वरना फिर से कुछ देना पड़ेगा। मगर हर बार की तरह सारांश अपनी चीजें काव्या को बराबर बांट देता, क्योंकि वे अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। अब घर में ये नाटक और तीज त्योहार पर होने लगा। जन्माष्टमी के दिन तब सारांश गुंजन के पांव छुए तो गुंजन जी ने तुरंत 2000 का नोट सारांश को पकड़ा दिया और कहने लगी, बेटा तू ना होता तो ये जन्माष्टमी का त्योहार तेरे बिना अधूरा ही रह जाता। उतने पीछे से काव्या आई, उसने भी गुंजन जी के पांव छुए तो गुंजन जी बोले, अरे लड़कियां पांव नहीं छूती। तभी काव्या बोली, सारांश ने आपके पांव छुए तो आपने उसे 2000 का नोट दिया दादी, आप मुझे पांव भी छूने दे रही हो। गुंजन जी अपने पर्स में से 100 रुपये का नोट देकर काव्या से बोली, ये लो पैसे, अब जाओ यहाँ से। काव्या वह 100 का नोट लेकर रंजना के पास आई और उसने रोकर सारी बात बताई। रात को जब शोभित घर आया तो रंजना बोली, शोभित माँ का व्यवहार कभी काव्या और मेरे लिए अच्छा नहीं था, पर ये बात जानती थी, मगर अब पानी सर से ऊपर निकल गया। मेरी सहने की लिमिट अब खत्म हो गई है। संयुक्त परिवार में रहकर मेरी बेटी को हर पल नीचा दिखाया जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें यहाँ से अलग हो जाना चाहिए। अब तक जो भी हुआ मैंने उसे अब किस्मत मान लिया था, मगर अब मेरी बेटी को मैं नहीं झुकने दूंगी। शोभित बोला, ये तुम कैसी बात कर रही हो? हाँ, मैं भी जानता हूँ कि माँ का व्यवहार हम तीनों के साथ अच्छा नहीं है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से अलग हो जाएं। रंजना बोली, शोभित मैं हर बार माँ का अपनी बेटी के प्रति ये रूखा व्यवहार नहीं देख पाऊंगी। लड़की है तो क्या हुआ, उसका कोई मान सम्मान नहीं है क्या? तुम्हारी माँ ने हमेशा अपने बेटे बहू में तो फर्क किया ही है, मगर अब इन मासूम बच्चों में फर्क करने लगी है, वे भी सिर्फ इसलिए कि काव्या एक लड़की है और सारांश एक लड़का, जो इसके कुल का नाम ऊंचा कर रखेगा। शोभित को भी रंजना की बात सही लगी और उसे एक परिवार से अलग होने का निर्णय लिया।
रंजना और उसके पति शोभित ने अब तक की सारी जिम्मेदारियां बेखूबी निभाई थी, मगर जब बंटवारा हुआ तो सासू माँ ने देवर जी के साथ रहने की मांग की। वे चाहती थी कि थोड़ा थोड़ा समय दोनों के पास रहती, मगर छोटे बेटे को चुना और अपनी सारी संपत्ति भी उसी के नाम कर दी। रंजना को दुख संपत्ति उसके नाम नहीं करने का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने कभी शोभित और रंजना को वह प्यार नहीं दिया जिसके भी वे हकदार थे। सासू माँ की जुबान पर हमेशा देवर जी उसकी पत्नी तनु का ही नाम ही रहता। बड़े काम पड़ने पर उन्हें अपने बेटे और बहू की याद आती। आज तक ही रंजना इस बात का जवाब नहीं जान पाई थी कि कैसे माँ बाप अपने ही दो बच्चों में इतना भेदभाव कर लेते हैं। गुंजन जी की आवाज़ से रंजना की तंत्र टूटी और अरे तनु बेटा, तू अब तक तैयार नहीं हुई? तू तो तैयार होकर आने वाली थी ना? गुंजन जी ने देवरानी तनु से कहा। हाँ माँ जी, बस तैयार ही होने जा रही हूँ। दरअसल पार्लर वाली ने कहा कि मैं घर पर ही आ जाऊंगी आपको तैयार करने, और वह अब तक आई नहीं, तो उसका ही इंतजार कर रही हूँ। गुंजन जी बोली, उसे फ़ोन करके जल्दी बुला, आगे हमारे लाडले का 10वां जन्मदिन है, तुम्हें ही सबसे सुंदर दिखना है। आखिर बेटे की माँ जो ठहरी तुम। उतने में वे सारांश नए कपड़े पहन कर आ गया है। मेरा पोता कितना प्यारा लग रहा है, किसी की नज़र ना लगे इसे। कहते हुए गुंजन ने सारांश के अपने हाथों से बलिया ले ली और छोटे बेटे दीपांश को फ़ोन किया। बेटा, मेहमानों के आने में सिर्फ 1 घंटा बचा है। वे दीपांश से बोला, माँ मैं बस पहुँच ही रहा हूँ। अरे रंजना, तुम भी जब से आई हो काम में लगी हो, थोड़ा शरबत पी लो, थकान उतर जाएगी तुम्हारी। कहते हुए गुंजन जी खुद ही तैयार होने चली गई। रंजना को अपनी हालत किसी काम वाली बाई जैसी लगी। शोभित ने तो मना किया था कि क्या जरूरत है जल्दी जाकर काम करने की, मगर सासू माँ ने आग्रह किया तो रंजना मना नहीं कर पाई, और फिर एक बार वह अपने आप को अपमानित महसूस कर रही थी। सारांश आज के दिन बहुत गुमसुम दिखाई दे रहा था। वह बोला, ताई जी, काव्या दीदी क्यों नहीं आई आपके साथ? रंजना बहाना बनाते हुए बोली, बेटा काव्या की कल परीक्षा है, इसलिए वह आज नहीं आ पाई। उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का बर्थडे गिफ्ट भेजा है। थोड़ी देर बाद सभी लोग तैयार होकर आ गए। सारे मेहमान भी आ गए। दीपांश भी आ चुका था। दीपांश आते ही सारांश को ढूंढने लगा, मगर सारांश कहीं नजर नहीं आया। धीरे धीरे सभी मिलकर सारांश को ढूंढने लगे, मगर सारांश कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। रंजना बोली, अभी थोड़ी देर पहले तो यहाँ तुमसे बात कर रहा था सारांश, पता नहीं कहाँ चला गया। गुंजन जी, तनु और रंजना सभी चिंतित हो उठे कि सारांश कहाँ चला गया। थोड़ी देर में सबने देखा कि सारांश काव्या का हाथ पकड़कर चला आ रहा है। गुंजन जी बोली, बेटा सारांश, तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसे बिना बताए कोई घर से जाता है क्या? यहाँ सब कितने चिंतित हो गए। तनु बोली, माँ प्लीज मत डांटिए सारांश को, वे काव्या लेने गया था जिसके बिना ये बर्थडे अधूरा है। शायद आपने तो कभी महसूस ही नहीं किया, पर जब से काव्या इस घर से गई है सारांश कितना बुझा बुझा रहने लगा है। सारांश धीरे से बोला, अगर दादी ने काव्या दीदी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया होता तो काव्या दीदी और मैं हमेशा साथ रहते, मगर दादी ने आपको प्यार और सम्मान कभी नहीं दिया, इसलिए दीदी मुझे छोड़कर चली गई। रंजना भी बच्चे की मनोदशा देखकर विचलित हो गई। तनु काव्या को गले से लगाते हुए बोली, माँ जी, बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती हैं और आपने हमेशा घर की लक्ष्मी के साथ बुरा व्यवहार किया। गुंजन जी, उन्होंने आज तक दोनों बेटे बहू और यहाँ तक कि दोनों पोतियों में फर्क किया। आज उन्हें अपनी गलती साफ साफ नजर आ रही थी। गुंजन जी के पति बोले, गुंजन, तुमने तो बच्चों के मन में अपनी छवि ही खराब कर दी। दोनों भाई बहनों के बीच में तुम्हें एक दूसरे के खिलाफ दूरियां लाना चाहती थी, मगर इन दोनों के प्यार ने यह साबित कर दिया कि जो भेदभाव करता है वह ही इंसान गलत है। सभी की बात सुनकर गुंजन जी शर्म के कारण सिर भी ऊंचा नहीं कर पा रही थी। गुंजन ने अपनी पोती काव्या को गले से लगाया और रंजना और काव्या दोनों से माफी मांगी। अपने बेटे शोभित को उन्होंने तुरंत
तुरंत फोन लगाया और बोली, शोभित तू घर आ जा, तू घर का बड़ा बेटा है और तेरे बिना सारांश का बर्थडे अधूरा है। आज पहली बार गुंजन जी के मुंह से मीठे शब्द सुनकर शोभित को तुरंत दौड़ा चलाया। शोभित और दीपांश दोनों भाई गलने लग गए। सारांश ने केक काटा और सबसे पहले काव्या को खिलाया। ये संयुक्त परिवार जो बिखर गया था आज वापस एक हो गया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।